हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर सीएमए फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं एंड सीएफआर के लिए आप हमें हेल्प करो, किस तरीके से हम और प्रिपरेशन को अच्छी कर सके और किस तरीके से इस पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। ऑलरेडी मैंने रिविजन्स मैक्सिमम टॉपिक के इंडेस वगैरह के डाल रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस भी डाल रखे हैं, एमसीक्यूज के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो मैंने सोचा क्या करें। इंस्टीट्यूट ने निकाला अपना वर्कबुक, एकदम लेटेस्ट वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने निकाला है जून 25 एग्जामिनेशन से पहले। और इस वर्कबुक में हर टॉपिक से, हर चैप्टर से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, साथ साथ क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है वो रिवीजन करते जाएं, सो दैट बच्चों का ये वर्कबुक सॉल्व करने का बर्डन भी खत्म हो जाए एंड एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग भी हो जाए, ताकि सीएफआर का कवरेज और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया हो सके। अगर आप पहले बार मेरे इस चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सीएमए फाइनल सीएफआर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है, नवीन क्लासेस के चैनल पे अपलोडेड है, जहां पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीएफआर के सॉल्व करवा रखे हैं। अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियोस आप देखोगे, आई एम श्योर 30 में 24 26 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ इंडीएस के रिविजन्स एंड उनके अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ये सब चैप्टर्स के रिवीजन, वैल्यूएशन के रिवीजन एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे के सारे अपलोड किए हुए हैं। अगर आप अच्छी तरीके से उनको रेफर करते हो तो मैं श्योर हूं कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे व्हेन इट कम्स टू द पेपर ऑफ सीएफआर, जो आपके ग्रुप 4 का सबसे खतरनाक पेपर माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्कबुक में इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नए दिए हैं, वो दोनों क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। इंड एस 102 इज ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स। एवरी टर्म आपको एक 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन इस इंड एस से दिखाई देगा, कोई टर्म में नहीं छूटता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंड एस है। इसीलिए सबसे पहला मैंने सोचा इंड एस 102 के साथ ही स्टार्ट किया जाए इस वर्कबुक का सोल्यूशन। ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोस हर इंड एस वाइज लाते जाऊंगा, सो दैट आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें और साथ साथ थोड़ा टाइम देकर ये वर्कबुक की प्रैक्टिस भी करते रहें, सो दैट आपका सीएफआर अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये इंस्टीट्यूट की वर्कबुक है। ये वर्कबुक आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगी, नहीं तो मैं इस वीडियो की लिंक में भी डाल दूंगा, आप वर्कबुक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। डन है बात। इसके दो क्वेश्चन चैप्टर 1 में पेज 16 में इलस्ट्रेशन 15 एंड 16 आपको दिए गए हैं इंडेस 102 से। तो पहले मैं इलस्ट्रेशन 15 के साथ शुरू करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए हैं जो एग्जाम में आने लायक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा और एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021, Z Limited granted share options to each of its 200 employees। 200 employees को कंपनी ने शेयर ऑप्शन ग्रांट किए हैं, सब्जेक्ट टू अ 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, मतलब 3 साल का समय है जब आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 3 साल आपको कंपनी में रहना पड़ेगा, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। द ऑप्शन विल वेस्ट ओनली इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट 5% एनुअली ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। आपका ये ऑप्शन तभी वेस्ट होगा जब आपका कंपनी का सेल्स इंक्रीज करेगा बाई एटलीस्ट 5% एनुअली ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। यानी 5% कम से कम ओवर द 3 ईयर्स पीरियड, 5 5 5 मतलब 15% मैं बोल सकता हूं। वैसे हर साल 5 5% से आपकी सेल की जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए। तो मान लीजिए करंट ईयर सेल्स 100 रुपए है, तो नेक्स्ट ईयर 105 होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली 5% का एनुअल ग्रोथ होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन बेस्ट होंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे। ये जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज की कंडीशन है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है, परफॉर्मेंस कंडीशन, और ये नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है, यानी ये कंपनी के मार्केट प्राइस से रिलेटेड नहीं है, सेल से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन।
इंड एस 102 बोलता है अगर नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन है तो जब हम इनिशियली हम एस्टिमेट करेंगे कितने इंप्लॉइज पर ये ऑप्शन वेस्ट होगा, कितना वेस्टिंग पीरियड का लेंथ रहेगा, तो हमें इस पर्टिकुलर नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा और हर साल कंडीशन जिस तरीके से फुलफिल होंगी उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट एंड वेस्टिंग पीरियड को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो अगर मान लो ईयर 1 एंड हुआ, एंटिटी को लगता है हम लोग 5% हर साल कर पाएंगे, देन इन दैट केस मैं मानूंगा ये ऑप्शन वेस्ट होगा, कितने इंप्लॉइज पर वेस्ट हो सकता है अकॉर्डिंगली मैं उसकी एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। सेकेंड ईयर आगे बढ़ा, मान लो सेल थोड़ा कम इंक्रीज हुआ और एंटिटी को लगता है मैं 3 साल में 5% एनुअली की लिमिट को नहीं फुलफिल कर पाऊंगा, तो फिर हम लोग कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सारा का सारा खर्चा रिवर्स कर देंगे क्योंकि मेरे को लगता है आगे ये वेस्ट नहीं होगा। तो नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन को हम लोग हर साल रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे कितने ऑप्शन एक्सपेक्टेड है वेस्ट होंगे और कितना मेरा लेंथ ऑफ वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए उसको हम लोग एस्टिमेट करके एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। The number of option that vest depends on the average annual sales increase over the period. कितने ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो भी डिपेंड करता है कि सेल्स कितना इंक्रीज होगा। अगर 5 to 10% का इंक्रीज है एवरेज एनुअल इंक्रीज, तो 100 शेयर ऑप्शंस पर इंप्लॉई आपको मिलेंगे। 10 to 15% का अगर सेल्स में इंक्रीज है तो 200 शेयर ऑप्शन मिलेंगे पर एम्प्लॉय को। 15% से ज्यादा का इंक्रीज है तो 300 शेयर ऑप्शंस मिलेंगे हर एम्प्लॉय को। यानी मिनिमम 5% से ज्यादा तो एनुअली सेल्स बढ़ना ही चाहिए और उसके बाद भी बोला 5 से 10 बढ़ेगा तो आपको 100 शेयर ऑप्शंस मिलेंगे, 10 से 15 बढ़ेगा तो 200 और 15 से ऊपर बढ़ेगा तो 300। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस विल चेंज डिपेंडिंग ऑन एंटिटी का सेल्स किस रेट से बढ़ रहा है। At the grant date, Z Limited estimate the fair value of each option at ₹10। हर ऑप्शन का फेयर वैल्यू दे दिया ग्रांट डेट पर। अगर इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है जो कि दिख रहा है शेयर इश्यू करेगा, तो हम लोग ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू के हिसाब से एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्टेड दैट एवरेज एनुअल सेल्स इंक्रीज वुड बी बिटवीन 10 to 15%। ग्रांट डेट पे हमारा हमारा एस्टिमेशन था कि 10 से 15% में का एवरेज इंक्रीज होना चाहिए सेल का हर साल। 10 से 15% होगा तो हमारे हिसाब से 200 शेयर हर एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे, बट ये ग्रांट डेट का है, हमें आगे भी देखना पड़ेगा इसको। It also estimated that 22% employee would leave before the end of the vesting period और 22% employee छोड़कर चले जाएंगे तो उनको कोई शेयर देना नहीं पड़ेगा। At each reporting date, the following information was available. 31st March 22, employees leaving in the year 8. Further leaves expected to vesting date 18. Okay. Annual increase in sales volume 14%. 14% से सेल्स बढ़ा, यानी 10 से 15% वाला ब्रैकेट में ही बढ़ा। Expected sales would volume increase over remaining vesting period 14%. तो एवरेज एनुअल इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम टू डेट 14%। तो एंटिटी को फर्स्ट ग्रांट डेट पे लग रहा था 10 से 15% के बीच में सेल्स इंक्रीज होगा और फर्स्ट ईयर के एंड पे आया तो 14% इंक्रीज हुआ, यानी हम लोग उसी स्लैब में अभी भी खड़े हैं। सेकेंड ईयर में 6 एम्प्लॉई छोड़ दिया, 4 और छोड़ेंगे आगे जाकर। 18% हमारा इंक्रीज इन सेल है, हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे से 16% रहेगा और एवरेज 16% रहेगा, यानी हम तीसरे स्लैब में चले जाएंगे। 31 मार्च 24 को 2 इंप्लॉई छोड़ के गए, 16% हमारा इंक्रीज इन सेल है और एवरेज एनुअल 16%। एवरेज एनुअल 16% कैसे हुआ होगा, ये तीनों जो इंक्रीज हुआ तीनों साल का डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपको एवरेज एनुअल मिल जाएगा। तो पहले साल का 14% था, एवरेज एनुअल भी 14% था क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड इंक्रीज भी 14% था। नेक्स्ट ईयर 18% हुआ तो 14 + 18 32 डिवाइडेड बाई 16%। 16% मेरा एवरेज एनुअल है और हमको लग रहा है 16% से भी आगे बढ़ेगा, तो उस तरीके से वो फिगर दिए गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर। खाली मुझे एक्सपेंस कैलकुलेट करके देना है। आइए करते हैं आंसर टू इलस्ट्रेशन 15। आंसर टू इलस्ट्रेशन 15 ऑन पेज 16। क्योंकि ये 7-8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा ज्ञान जरूर एग्जाम में लिखना चाहिए। आपको ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज एन इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, so the expense will be recognized या calculated determined based on the fair value of the options on the grant date. There is a non-market based performance condition linked to the option, so the number of option expected to vest will depend on the fulfillment of the non-market based condition at the end of every year. हर साल कितना हम लोग fulfill expect करते हैं होगा, उसके हिसाब से number of option expected to vest हम calculate करेंगे। तो अब expense to be recognized every year, expense to be recognized every year,
हर साल में कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करूंगा, एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर। ईयर 1 कितने इंप्लॉइज हैं मेरे, 200 इंप्लॉइज। ग्रांट डेट का जो भी हमारा एस्टिमेशन है वो बेकार है, हमको हर साल के एंड पे वो वेस्ट एस्टिमेशन चेक करना पड़ेगा कितने इंप्लॉइज पर वेस्ट हो सकता है। 8 इंप्लॉई छोड़ के चलेंगे और मेरे को लगता है 18 और जाएंगे, तो 200 इंप्लॉइज है, 8 छोड़कर चले गए, 18 और जाएंगे, तो मेरे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंप्लॉइज हो गए 200 माइनस 26, 200 माइनस 26, 200 माइनस 8 माइनस 18, 174 इनटू, इस साल मेरा सेल्स इंक्रीज किया है 14% से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 14% से ही आगे भी बढ़ेगा। तो अगर 14% है तो ये सेकंड ब्रैकेट में पड़ रहा है, एक एक इंप्लॉय को 200 शेयर्स देना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन का फेयर वैल्यू है 10 रुपया, 10 रुपीज इंटू 1/3, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, अभी 1 साल हुआ है, 174 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3। पहला साल का खर्चा 1,16,000, 1,16,000। ईयर 2, अब 8 इंप्लॉई फर्स्ट ईयर में चले गए थे तो 192 बचा, इस साल 6 और चले गए, 192 माइनस 6, और आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4 और चले जाएंगे, -4, तो बचेंगे 182 इनटू, इस साल हमारा सेल इंक्रीज किया 18% से, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 16% से सेल बढ़ेगा ऑन एन एवरेज, तो 16% से बढ़ेगा तो हम तीसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब हमको लगता है 300 शेयर्स करके देना होगा, 300 शेयर्स इंटू 10 इंटू 2/3 माइनस 1,16,000 जो फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हुआ, 192 माइनस 10 इंटू 300 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1,16,000, ये हो गया 248। सेकेंड ईयर में मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा 2,48,000। ईयर 3, अब 192 में 6 चला गया तो बचा 186, इसमें से 2 नेक्स्ट ईयर और चला गया, तो 186 माइनस 2, 186 माइनस 2, 184 इंप्लॉइज। इस साल भी सेल 16% से बढ़ा तो हमारा 3 साल का इंक्रीज 16%, 300 शेयर्स देना पड़ेगा इंटू 10, और अब 3 साल कंप्लीट हो गया, -1,16,000 माइनस 248, तो थर्ड ईयर का खर्चा बनेगा 184 इंप्लॉइज मल्टीप्लाइड बाई 300 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 1,16,000 माइनस 2,48,000। थर्ड ईयर का खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे 188, 188। एंट्री बोल रहा हूं हर साल का, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में जाएगा तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब बताया नहीं एक्सरसाइज कितना करेगा, तो हमको उसका एंट्री मारने का जरूरत नहीं है, मैं बस 3 साल के खर्चे की एंट्री कर सकता हूं। इस क्वेश्चन में एंट्री भी नहीं करना क्योंकि तुमसे सिर्फ एक्सपेंस का अमाउंट पूछा है, तो थोड़ा सा ज्ञान लिख दिया फिर ये एक्सपेंस का अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। अगर आप आंसर चेक करोगे 3 साल का तो 1,16,000, 248, 188, 116, 248, 188। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ये नोट रीड कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको समझा दिया है। इलस्ट्रेशन 16, an entity has a reporting date of 31st March. On 1st April 21, entity grants 200 share appreciation right. शेयर एप्रिसिएशन राइट हम लोग बोलते हैं कैश सेटल्ड ऑप्शन को, जिसका फाइनली पेमेंट कैश में होगा। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन और कैश सेटल्ड ऑप्शन में फर्क क्या होता है? नंबर 1, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में हम हर साल रिजर्व रिकॉग्नाइज करते हैं और फ्यूचर में उस रिजर्व को यूज करके शेयर्स इशू कर देते हैं। कैश सेटल्ड ऑप्शन में हम हर साल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं जिसका पेमेंट लाइबिलिटी का फ्यूचर में कैश में कर दिया जाएगा। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में हम जब एक्सपेंस का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट, बट कैश सेटल्ड में हमको फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन हर बैलेंस शीट का डेट का लेना पड़ता है जब तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता, तो मेरे को बार बार रीमेजर करना पड़ता है लाइबिलिटी को हर साल की फेयर वैल्यू चेंज के हिसाब से। टू ईच ऑफ इट्स 300 एम्प्लॉइज subject to the condition that they remain employed with the entity until 31st March 24, यानी 3 साल आपको रहना पड़ेगा, 3 years। 1 अप्रैल 21 को दिया, 24 तक रहना है, 3 साल रहना है। 300 200 शेयर एप्रिसिएशन राइट, 300 एम्प्लॉइज।
On 21-20 FY 21-22 ड्यूरिंग द ईयर 15 एम्प्लॉइज लीव द एंटिटी, छोड़ दिया। उसके बाद एंटिटी एस्टिमेट दैट एडिशनल 45 विल लीव ओवर द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और चला जाएगा। FY 22-23 10 employees left the entity. Entity revises its estimate predicting that further 25 employees will leave in 23-24 और 23-24 में 15 एम्प्लॉई छोड़ के गए। The fair value of SAR at each reporting date 10, 12, 15 हर रिपोर्टिंग डेट का फेयर वैल्यू दे दिया। You are required to determine the expense for each of the 3 years of the scheme and liability to be recognized in the balance sheet as at 31st March for each of the 3 years. कितना लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखेगा और कितना एक्सपेंस आपको हर साल रिकॉर्ड करना होगा। अगर एक्सपेंस का टोटल करते जाओगे तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकल जाएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। आइए आंसर टू क्वेश्चन 16, आंसर टू इलस्ट्रेशन 16, पेज नंबर 70। इसमें आपको शुरू में एक्सपेंस निकालने से पहले क्या लिखना चाहिए? In case of cash settled option, the amount of employee benefit expense to be recognized over the vesting period is calculated based on the fair value of the option at each balance sheet date. बस ये लिखा, उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन शुरू कर दो। Recognition of expense, recognition of expense, कितना कितना एक्सपेंस हर साल रिकॉर्ड होगा। ईयर 21-22 फर्स्ट ईयर, पहला वाला साल 21-22 300 एम्प्लॉइज थे, उसमें से 15 चले गए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 45 और चले जाएंगे। तो कितने एम्प्लॉइज पर ये ऑप्शन वेस्ट हो पाएगा? 240 एम्प्लॉइज। हर एम्प्लॉय को हम 200 शेयर देंगे, 200 शेयर के का कैश इक्विवेलेंट देंगे, 200 शेयर देंगे और मेरा फेयर वैल्यू चल रहा है ₹10। 3 साल का टोटल पीरियड है, अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। 240 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 1,60,000। ईयर 22-23, अब 300 में से 15 चले गए थे, 285 एक्चुअल इंप्लॉइज बचे थे। इस 285 में 10 चले गए और 10 और चले गए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 25 और चले जाएंगे। तो 285 माइनस 10 माइनस 25 बचेगा 250 इंटू 200 शेयर। इस साल के एंड का फेयर वैल्यू हो गया ₹12 इंटू 2/3 माइनस 160। तो 250 एम्प्लॉइज इंटू 200 इंटू 12 इंटू 2/3 माइनस 160। 2,40,000 का मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, 240 का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। ईयर 3 23-24, अब 285 में 10 गया तो 275 बचा, लास्ट ईयर 15 और चला गया, तो 275 माइनस 15, 260 एम्प्लॉइज इंटू 200 शेयर्स इंटू रुपीज, थर्ड ईयर का फेयर वैल्यू ₹15 इंटू 3/3 माइनस 160 माइनस 240। तो 260 एम्प्लॉइज इंटू 200 शेयर्स इंटू ₹15 माइनस 160 माइनस 240, ये हो गया 3,80,000। 3,80,000 ये मेरा हर साल का खर्चे का अमाउंट। मुझे एक चीज और बोला है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगा? 21-22 में 160, 22-23 में 160 प्लस 240, टोटल लाइबिलिटी हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि पेमेंट तो 3 साल के बाद होगा ना, वेस्टिंग पीरियड के बाद, तो अभी लाइबिलिटी अक्यूमुलेट होते चला जाएगा। 23-24 में 4 लाख प्लस 380, 7,80,000। ये मेरा 3 साल लाइबिलिटी का बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। तो अगर मैं आंसर में जाऊं, आंसर आ गया 160, 400, 780, ये लाइबिलिटी, और इधर 160, 240, 380, 160, 240, 380। क्लियर है क्या? तो एक क्वेश्चन इन्होंने दिया कैश सेटल्ड ऑप्शन का, जहां पे हर साल फेयर वैल्यू चेंजेस के हिसाब से हम एक्सपेंस कंप्यूट करते हैं। एक इन्होंने इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन का दिया, जहां पे एक नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन थी। तो जैसे जैसे हमारे कंडीशन का एस्टिमेट चेंज होते गया, हमने अपना नंबर ऑफ ऑप्शंस, वेस्टिंग पीरियड वगैरह को उस हिसाब से हम देखते चले गए। क्लियर छे? ये 2 क्वेश्चन इंडियस 102 ने इंस्टीट्यूट ने आपको दिए थे। आई होप बोथ दी क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू।
कमेंट में जरूर बताना आपको ठीक लगा या नहीं, एंड आगे भी वीडियो आते जाएंगे सो दैट आप अच्छी तरीके से इस वर्कबुक को कंप्लीट कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। और कोई इशू हो तो जरूर बताना, आई ट्राई टू हेल्प। बाय बाय।